नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डी के सिंह। मैं हूं नीलम पांडे। राजनीति से जुड़े और खासकर बजट से जुड़े काफ़ी प्रश्न आपने हमें भेजे हैं और जिनके सभी जवाब देने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो पहला प्रश्न करण का लेते हैं, जो जानना चाहते हैं निर्मला जी ने, निर्मला सीतारमण के स्वयं के शब्दों में, व्यक्तिगत करों में कमी से राजस्व का महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है, ये कैसे संतुलित होगा? और निसंदेह वो कह रहे हैं अधिक पैसा छापने से और एक तरीके से मध्यम वर्ग के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा क्या? देखिए, सबसे पहले तो इकोनॉमी मेरा डोमेन नहीं है, तो जनरली इसलिए कुछ क्वेश्चंस जो से मैंने छोड़ भी दिए हैं उसको। जी। लेकिन एक लेमैन की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जनरल एक जो उनका बजट है, अब उसमें पर्सनल इनकम टैक्स को जो उन्होंने फ़ोरगो किया है, उसको जितने आपको एग्ज़म्पशंस मिले हैं, उसमें करीब 1 लाख करोड़ का इनको फ़ोरगो करना पड़ा। लेकिन बाकी आप डिटेल देखें, उसमें प्रोजेक्शन जो है नेक्स्ट ईयर के लिए, हुँ, आपके पर्सनल मतलब इनकम टैक्स कलेक्शंस का प्रोजेक्शन 14.4% ज़्यादा दिखा है। मतलब कि जा रहा है, इसके बाद भी ओवरऑल कलेक्शन 14.4% ज़्यादा होगा अगली बार। वैसे ही कॉर्पोरेट टैक्स में देखेंगे 10.4% का प्रोजेक्टेड जो उनका कलेक्शन है वो ज़्यादा है। तो जीएसटी रेवेन्यू में इनका प्रोजेक्शन फिर वो ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि 1 लाख फ़ोरगो करने 1 लाख रुपए फ़ोरगो करने क 1 लाख करोड़ रुपए फ़ोरगो करने से आपको नोट छापना पड़ जाएगा, ऐसा कुछ जी, नहीं है। ऐसा नहीं है। लेकिन दिल्ली चुनाव पे आप इसका कोई असर देखते हैं? 5 तारीख को वोटिंग है। देखिए, दिल्ली में मिडल क्लास के लिए आउटरीच बहुत ही क्रूशियल हो सकता है। अभी मैं देख रहा था और इधर आप आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना जो वीडियो शेयर किया जा रहा है कि हुँ, अरविंद केजरीवाल ने माँगा और सेंटर ने दिया। हुँ, अब है कि आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल ने एक बीच में एक उन्होंने कहा था कि एक मिडल क्लास का होना चाहिए, आप बजट दीजिए और 10 लाख तक का एग्ज़म्पशन देना पड़ेगा और भी कई डिमांड उनके डिमांड थे। उन्होंने 10 लाख का माँगा था, यहाँ 12 लाख तक जो है वो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये क्रूशियल इसीलिए हो सकता है दिल्ली में क्योंकि देखिए एक मिडिल क्लास का वैसे तो कोई सरकारी कोई आंकड़ा नहीं होता कि मिडिल क्लास कितने हैं। हुँ, लेकिन जो कुछ थिंक टैंक का, एकेडमिक्स का जो आंकड़ा रहा है, जैसे इनका है जैसे एक है प्राइस जो है पीपल रिसर्च ऑन इंडियन कंज्यूमर इकोनॉमी, एक थिंक टैंक है। अब इनका जो मिडिल क्लास का जो करते हैं सर्वे, उसमें इन्होंने कहा है आइस 360 डिग्री सर्वे जो कहते हैं, कि जिनका इनकम 5 लाख से लेके 30 लाख एनुअली है, जिस हाउसहोल्ड का, हुँ, इंडिविजुअल का नहीं, हाउसहोल्ड का, हुँ, उसको ये मिडिल क्लास मानता है। 5 लाख से 30 लाख तक में। उसमें पूरे कंट्री में अभी वो कह रहे हैं, करीब 43 करोड़ लोग होंगे। अभी तो खैर 31% हैं लोग जिनको कोई कहते हैं कि मतलब हाउसहोल्ड जिसमें कि आप जो मिडिल क्लास में आप काउंट करते हैं। दिल्ली के लिए वो कहते हैं कि दिल्ली में करीब आपका 67% जो आपका लोग हैं, वो मिडिल क्लास में आता है। अगर इतना हाई नंबर है दिल्ली में मिडिल क्लास के, प्राइस का है मतलब। हुँ। तो अगर 67% दिल्ली में मिडिल क्लास का है और इस तरह का अगर आपको बजट में आएगा तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। जी। अभिषेक सिंह जानना चाहते हैं, क्या पिछले 10 वर्षों में अरविंद केजरीवाल ने अपनी विश्वसनीयता काफ़ी हद तक खो दी है? और वो ये भी पूछ रहे हैं कि प्रिंट के जो रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गए, तो दिल्ली में मतदाताओं की सामान्य समझ क्या थी? क्या इश्यूज़ उन्होंने उठाए? और फिर वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने किसी भी अन्य राजनेता की तुलना में मतदाताओं का भरोसा सबसे अधिक तोड़ा है। क्या आप इससे सहमत हैं? और 10 सालों में उन इसके लिए योगदान देने वाले शीर्ष कारण क्या हो सकते देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना ओपिनियन नहीं देता हूँ, जो सामने फैक्टर्स होते हैं हैं? जी। विश्लेषण करने की कोशिश करता हूँ। तो विश्वसनीयता उन्होंने तोड़ी, नहीं तोड़ी इसमें मैं नहीं जाऊँगा, मेरा हुँ, अपना कोई उसमें पर्सनल राय नहीं है मतलब। और ये हुँ, पर्सनल राय है भी तो मैं कम से कम यहाँ पे इस फोरम पे भी डिस्कस नहीं कर रहा। जी। जहाँ तक ग्राउंड रिपोर्टिंग से आता है, हाँ, एंटी इनकम्बेंसी है। इनके अपने अभी भी लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल जो इनके छात्र हैं लेकिन बहुत कुछ टूट भी रहे हैं। हो गया 2013 से हैं तो अब नेचुरली एंटी इनकम्बेंसी बढ़ेगी। अब कितना ब्रांड कितना डाइल्यूट हुआ है, हुँ। कितना स्ट्रॉन्ग है, नहीं है, ये तो खैर चुनाव के रिजल्ट से पता चलेगा। जी। शुभम पूछते हैं, क्या आप मानते हैं कि निशांत कुमार जो सीएम नीतीश कुमार के बेटे हैं, वो राजनीति में शामिल होंगे? यदि हाँ, तो आप उनके राजनीतिक जीवन को कैसे देखते हैं? क्योंकि अब तक उन्होंने कुछ भी राजनीतिक नहीं किया है। दूसरा, क्या वह आरजेडी और राजनीतिक रूप से मजबूत भाजपा का मुकाबला करने में सक्षम हैं? देखिए इसका दूसरा कारण ये सारा इस पे मैंने पॉलिटिकली करेक्ट जो मैं एक दूसरा एक वीडियो शो करता हूँ, उस पे जी। मैंने लास्ट वीक ही इस पे किया है। तो मैं इसमें लिंक शेयर कर दूँगा। एक संक्षिप्त में मैं कह सकता हूँ कि निशांत कुमार का ये जो पूरा चला है एक स्पेकुलेशन जो चल रहा है कि यार है, वो हुआ कि करीब 2-3 सप्ताह पहले 3 सप्ताह पहले करीब।
वो बख्तियारपुर गए हुए थे बिहार में, ये नीतीश कुमार और उनके बेटे। तो वहीं थे, कुछ रिपोर्टर्स भी थे, तो नीतीश कुमार एक मंत्री अलग खड़े होकर गपशप कर रहे हैं। इधर इनके बेटे ने आके कमेंट दे दिया कि भाई इसमें, मतलब जनता को अपील किया कि आप जेडीयू को जिताओ, मेरे मेरे पिताजी को जिताओ। तो उन्होंने इसके पहले कभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट कभी दिया नहीं था। तो निशांत का ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट से फिर काफ़ी उसमें एक अफ़वाहों का बाज़ार गर्म हो गया है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नीतीश कुमार ने इस पे अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। इससे और सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। उसको पॉलिटिकली देखेंगे, एक संक्षिप्त में जैसे बताऊँ, जैसे एक पता है कि नीतीश कुमार का जो ब्रांड जो था कभी विकास पुरुष का, वो ब्रांड तो अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया वहाँ पे। है, उनका अभी भी एक वोट बैंक है, लेकिन ब्रांडिंग जो थी विकास पुरुष वाला, वोट कैचर जो थे, वो उस तरह के अब रहे नहीं। और बहुत सारे क्वेश्चन्स उठ रहे हैं, आपने प्रशांत किशोर को सुना होगा। प्रशांत किशोर ने चैलेंज कर दिया कि अरे मैं तो इनके मेडिकल टेस्ट, ये मानसिक रूप से सरकार के मुखिया रहने लायक नहीं है। आप इनका मेडिकल टेस्ट हमने माँगा था, ये तो कराया नहीं। आप ऐसा करो कि उनको, अगर वो कैमरा के सामने आके बिना किसी कागज़ को पकड़े हुए अपने सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का नाम बता दें और उनका पोर्टफोलियो बता दें, तो मैं अपना मूवमेंट वापस ले लूँगा, उनको सपोर्ट करना शुरू करूँगा। तो वो कमेंट करें कि अब वो स्थिति में नहीं है कि सँभालें। खैर वो दूसरी बात है। एक जेडीयू में एक जनरल जो एक है, जो ग्रोइंग फीलिंग है, उनका लास्ट टर्म नीतीश कुमार का है, तो जनरल कंसेंसस है कि इनको जो भी होगा लास्ट टर्म होगा। अगर वो चीफ मिनिस्टर बन के भी है, फिर भी वो लास्ट टर्म होगा। कितना दिन रहेंगे पता नहीं। क्योंकि बीजेपी को आप जानते हैं, बीजेपी को वहाँ पे एक अपना एक प्राइम पोज़ीशन लेना है। बहुत दिन उन्होंने एक मतलब क्या क्या बोलें, मेरा सेकंड फिडल जो प्ले करना होता है, बहुत दिन उन्होंने कर लिया। अभी उनको नीतीश कुमार की ज़रूरत है, उनके चेहरे की। लेकिन उसके बाद, चुनाव के बाद, जब जेडीयू के नेता भी ऑलमोस्ट उनको पता है कि ये इनका लास्ट टर्म है, तो ऑब्वियसली पार्टी में एक जनरल संभावना होती है कि लोग इधर इस पार्टी को छोड़ के उधर जाएँगे, उस पार्टी को उधर छोड़ के जाएँगे। और तब अगर बीजेपी कहे कि नहीं भाई हमें अब अपना सीएम चाहिए, तो काउंटर करने मुश्किल होगा, बिकॉज़ राजनेताओं का क्या है, वो एक चढ़ते सूरज को नमस्कार करते हैं वो। उनको जब पता है कि नीतीश कुमार का लास्ट टर्म है, तो उनके साथ बहुत आगे तक नहीं जाएँगे। ख़ास करके तब जबकि नीतीश कुमार ने अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है। ऐसा उस तरह के नेता भी नहीं है, प्लस सब अपने आप को उत्तराधिकारी मानते हैं, किसी पे कंसेंसस नहीं होगा। तो जहाँ नीतीश कुमार पे क्वेश्चन हुआ, प्रेशर पड़ा कि अब आप छोड़ो, किसी और को दो, अगर वो जीत के फिर से आए तो पार्टी टूटना शुरू होगी, पार्टी बिखर जाएगी फिर। इसीलिए एक धारा देखिए, उसमें कई हैं जेडीयू के लोग जो कि ऑलरेडी बीजेपी से अच्छे संबंध बनाए जा रहे हैं। उनके हैं भी और देख भी रहे हैं ऑप्शन अपना, हम कहाँ-कहाँ जा सकते हैं। देखिए, एक दूसरा धारा है जेडीयू में, जिसको लगता है कि भाई जेडीयू को खत्म नहीं कर सकते हम। जेडीयू को रहना चाहिए। नीतीश कुमार अभी हो सकता है कि वो नहीं रहे हों जो हैं, लेकिन उनका अभी भी एक सपोर्ट जो है, जैसे दलित्स में हो गया, अति पिछड़ा वर्ग में हो गया, विमेन में हो गया, उनका एक सपोर्ट बेस अभी भी है कि उनके नाम से 15-16% तक वोट अभी भी पड़ता है, जो उनका मानना है। तो जेडीयू एज ए पार्टी क्यों खत्म हो नीतीश कुमार के बाद? उनके लिए एक उत्तराधिकारी तलाश हो। तो उसमें और कोई नहीं मिल रहा है, तो उनको लग रहा है कि चलो निशांत हैं, इनके बेटे हैं, शायद इनको सामने में कर देंगे, तो शायद पार्टी बची रह जाए, शायद ये उत्तराधिकारी हो गया। बताइए, ये सारा देखिए स्पेकुलेशन की बात है। आगे कैसे ये खुलेगा, कैसे अनफोल्ड करेगा, ये अब देखते हैं हम। कार्तिक पराशर जानना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि जो संदीप दीक्षित हैं वो केजरीवाल को हराने को लेकर काफ़ी आश्वस्त लग रहे हैं। उसकी संभावनाएँ कितनी वास्तविक हैं या वो केवल सपना देख रहे हैं? देखिए, जैसे मैं रिजल्ट पे मैं तो कभी नहीं बोलूँगा कि किसका क्या होने जा रहा है। बहुत जी। अप्रत्याशित परिणाम आते रहते हैं चुनाव में, और मैं कई बार भुगत चुका हूँ, इसीलिए मैं तो वहाँ से परवेश वर्मा भी लड़ रहे हैं। मैं जैसे आपको एक कहानी बताऊँ, मैं पहले भी शायद आपसे इस पे बात हुई है कि जालौर में था मैं 2004 के लोकसभा इलेक्शन में। जालौर राजस्थान में कवर करने गया था, वहाँ बूटा सिंह लड़ रहे थे। तो बूटा सिंह बहुत कद्दावर नेता हैं, जालौर में काफ़ी काम भी उन्होंने किया था। वहाँ पहुँचे, अच्छा उनके खिलाफ बीजेपी ने किसको खड़ा किया था? बंगारू लक्ष्मण, जिनको कि अपना पद छोड़ना पड़ा था वो स्टिंग ऑपरेशन के बाद, उनकी वाइफ़ को खड़ा किया था। आप सोचिए, साउथ से आके आप जाके जालौर में उनको खड़ा कर रहे हैं, वो भी बंगारू लक्ष्मण की वाइफ़ को। तो बीजेपी का वहाँ क्या आप वो देखोगे। फिर हम गए, जब घूम रहे थे जालौर में, गए तो थे 1-2 दिन रह के देखने के लिए। बाहर आए तो किसी को बीजेपी के प्रत्याशी का नाम ही नहीं पता है। कौन बंगारू बंगारू लक्ष्मण तो फिर ही पता था, उनकी वाइफ़ खड़ी है, कुछ नहीं पता। तो मैं अपना 1-2 घंटे में घूम-घाम के मैं निकल गया जालौर छोड़ के कि अरे! क्या चुनाव में बचा क्या? रिज़ल्ट आया तो फिर शॉकर, वो जीत गई, बूटा सिंह हार गए। तो ये चुनाव में कहीं भी किसी को
वोटर आप क्या आप चाहता है? डिसमिस आप कभी नहीं कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक संदीप दीक्षित की बात है, देखिए चुनाव वो अच्छा लड़ रहे हैं, वो बीजेपी के लोग भी मानते हैं, हम दोनों बैठे हुए थे आपको भाजपा नेता के साथ, वो कह रहे हैं कि अच्छा लड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, चूँकि कांग्रेस एक अल्टरनेटिव के रूप में नहीं देखी जाती है अभी दिल्ली में, उनका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ये है कि उनकी मदर का जो एक है लेगेसी शीला दीक्षित का अभी भी गुडविल काफ़ी है लोगों में। लेकिन कांग्रेस रही ही नहीं है ना दिल्ली में, मतलब काफ़ी दिनों से मतलब तीसरी फ़ोर्स बनी हुई है। जब उसको अल्टरनेटिव पार्टी को नहीं देखते हैं आप, तो फिर उसके लिए कितने लोग वोट करेंगे? संदीप दीक्षित का अपना ठीक है, मतलब लोग लाइक कर रहे होंगे, लोकप्रिय होंगे, लेकिन कितना वोट मिलेगा ये कहना मुश्किल है। बट हाँ, जैसे मैंने कहा कि चुनाव में कभी भी किसी को रूल आउट नहीं कीजिए। मैं कई बार मेरे साथ ही अप्रत्याशित परिणाम हो निकल चुका चुके हैं, है। जो कि मेरे असेसमेंट से एकदम अलग रहा हाँ, है। और बीजेपी भी सोच रही है कि कितना वो वोट काट सकते हैं और परवेश वर्मा को उससे हुँ। एक तरह से बेनिफिट हो जाए। कार्तिक ये भी जानना चाहते हैं अगर बीजेपी दिल्ली चुनाव जीतती है, तो संभावित सीएम कौन हो सकता है? बहुत मुश्किल है। फ्रैंकली बीजेपी का जो अभी का जो सिस्टम है, हुँ। आप अगर जेपी नड्डा से भी पूछेंगे अभी, तो वो भी नहीं बता पाएँगे। वो चुनाव के रिज़ल्ट के बाद अगर बीजेपी जीती, तो प्रधानमंत्री डिसाइड करेगा, अमित शाह डिसाइड करेंगे और तब शायद लोगों को पता चले। जी, और हो सकता है फर्स्ट टाइम एमएलए हो जाए, अगर कोई भी ऐसा हो हुआ सकता तो। है। भारत दैट इज़ इंडिया के नाम से ये व्यूअर हैं, वो जानना चाहते हैं राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि पॉलिसी पैरालिसिस को दूर करने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर आपके क्या विचार हैं? और क्या ये सच में पॉलिसी पैरालिसिस का कारण बन रहा है? देखिए, बहुत ही कॉन्शियस व्यूअर हैं और पॉलिटिकली बहुत ही मतलब वेल इन्फॉर्म्ड रहते हैं वो। मैंने इनका सारा कमेंट सब देखा है। जी। खैर, इस पे मैं ज़्यादा इन पे चर्चा मैं इसलिए नहीं करूँगा, अभी इस सब्जेक्ट पे अगेन टाइम लग जाएगा, लंबा सब्जेक्ट है। जी। तो इस पे मैंने पहले एक वीडियो शो किया हुआ है। हुँ। तो मैं चाहूँगा कि वो हम जो है सो उसका एक लिंक दे देते हैं, तो शेयर उसी से करें। ले लें, क्योंकि पूरा इसी पे मैंने एक लंबा-चौड़ा उस पे एक चर्चा की हुई है। जी, हम वो लिंक अप शेयर करेंगे आपके साथ डिस्क्रिप्शन में। सत्य जानना चाहते हैं, पहले भी ये चर्चा की गई है कि कांग्रेस के लिए अगला महत्वपूर्ण जो चुनाव है वो असम है। असम में क्या है कांग्रेस की हालत और क्या कांग्रेस के पास हिमंता के खिलाफ चुनाव लड़ने का कोई मौका है? क्या वो उनको कुछ टक्कर दे पाएँगे? देखिए, एक समय लग रहा था जैसे कि आपका लोकसभा चुनाव में हुआ। हुँ। आपने देखा जैसे जोरहट से गौरव गोगोई जैसे जीते, मतलब उनको हराने के लिए हेमंत शर्मा और उनकी पूरी कैबिनेट वहाँ बैठी हुई थी। फिर भी गौरव गोगोई जीते। तो लगा कि एक मतलब अब कांग्रेस का आ रहा है, मतलब कुछ एक मतलब कांग्रेस ज़िंदा हो रही है, रिवाइव हो रही है। लेकिन फिर आपने देखा असेंबली बाय पोल्स हुआ नवंबर में, 5 सीटों पे हुआ वो। पाँचों सीटें एनडीए, मतलब बीजेपी उनकी एलाइज पाँचों सीटें ले गई। उसमें से 1 सीट कांग्रेस की भी थी और वो सीट थी सामगुड़ी। अब सामगुड़ी माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट है और 2000 से सन 2000 से कांग्रेस जीत रही थी। और वो खाली सीट इसलिए हुआ, बाय पोल इसलिए हुआ बिकॉज़ उसमें जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो एमपी का इलेक्शन जाके जीत गए। तब जाके सीट खाली हुआ, वो भी सीट हार गई कांग्रेस। तो जो भी थोड़ा-सा उनको रे ऑफ होप लोगों को नज़र आ रहा होगा कांग्रेस वालों को कि शायद सँभल रहा हो, मतलब शायद पार्टी का रिवाइवल हो रहा हो। बाय पोल्स को देखने के बाद आपने देखा कि एक मतलब फिर से वही क्या बोलते हैं उसको, बैक टू स्क्वायर वन हो गया इनका। हुँ। लेकिन उसमें एक कांग्रेस का जहाँ तक है, कांग्रेस कितनी तैयार है, फाइट करने को है क्या? मैं अभी कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वहाँ भूपेन बोरा हैं उनके कांग्रेस के वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट। अब तैयारी क्या है? भई तो हम 90% हमारे जितने ऑफिस बेयरर्स हैं ना, बूथ से लेके डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट को, सबको मैं चेंज करने जा रहा हूँ। अरे अब बूथ वूथ वर्क चेहरा चेंज करने से नहीं होता, ग्राउंड पे तो काम करो। अब वो 2021 से है, कांग्रेस का कोई रिवाइवल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, लीडरशिप वही है। गौरव गोगोई को लगा क्या? गौरव गोगोई आप अगर इतना हिमंता के सामने उठ के खड़े हुए और हिमंता ने एक प्रेस्टीज बैटल बना लिया था जो जोरहट में, गौरव गोगोई को हराने का। देखिए उनके फादर का भी पॉलिटिकल लेगेसी है तरुण गोगोई का। इसके बाद भी मतलब वो रहते हुए फिर गौरव गोगोई एक इमर्ज करके आया कि नहीं-नहीं, फादर का मतलब एक लेगेसी लोग मान रहे हैं इनको। तो इनको गौरव गोगोई को फेस बनाना चाहिए था वहाँ पे असम में। लेकिन हो गया, चुनाव खत्म हो गए, फिर बात आई गई होगी। हुँ। तो कांग्रेस का अभी की जो स्थिति है उसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। नितिन जानना चाहते हैं दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी के कैडर के आत्मविश्वास के पीछे क्या कारण है? वो कहीं अधिक उत्साहित दिख रहे हैं और अब वो कहते हैं बीजेपी नेताओं के पोलराइज्ड और अपमानजनक बयानों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसकी तुलना वो कहते हैं केजरीवाल से की जा रही है जो बिना किसी सबूत के एक के बाद एक सनसनीखेज दावे कर रहे हैं।
देखिए, उसका है कि इस बार जैसे आपकी भी हमारी ही बातचीत होती रहती है बीजेपी नेताओं से भी, इस बार उनको सही में लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी इतना ज़्यादा हो गया है और इनको लगता है कि केजरीवाल के ब्रांड केजरीवाल को शायद इन्होंने डिमोलिश कर दिया। बीजेपी को लगता है कि उनका जो था कि बहुत ईमानदार हैं, आम आदमी है, तो उसको शीश महल दिखा के बाकी डेवलपमेंट की बात को लेके वो ग्राउंड पे उसको कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो बीजेपी के नेताओं का अपना भी जो है, जो नेताओं से भी नीचे तक जाती है, उनका अपना इंटरनल सर्वे भी जो अभी दिखा रहा है, वोट शेयर में अभी वो आम आदमी पार्टी से उनका इंटरनल सर्वे करें हम 2-3% आ गए हैं। प्लस है कि कुछ इलाके हैं जिसमें कि आप आगे चले, जैसे माइनॉरिटी डोमिनेटेड होगा, तो उसमें आप आगे चल रही होगी। लेकिन बाकी जगह पे इनका अपना ऐसे सर्वे जो कहता है कि शायद इनको 45 सीट तक आ जाए, जो बीजेपी के लोग क्लेम कर रहे हैं, जी, वो जी, उनका हमारा अपना नहीं है वो। इंटरनल सर्वे कह रहा है। क्योंकि ग्राउंड में काफ़ी फाइट दिख रहा है, हमारी अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रही है काफ़ी फाइट है। और जब क्लोज़ फाइट होता है तो बहुत कहना मुश्किल होता है उन हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंसी वन में साइडेड इलेक्शन नहीं कि लगता है। हाँ, लेकिन ये है कि वन साइडेड नहीं है इलेक्शन अभी तक। और इसीलिए ये जो बीजेपी के वर्कर्स में जो वो एक जोश दिख रहा है, शायद ये कारण है कि उनको एक चांस लग रहा है इस बार की, रियल चांस। हाँ, हम भी उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है उनके लिए, अब देखते हैं क्या होता है। आदित्य जानना चाहते हैं, आपके विश्लेषण के आधार पर जेपी नड्डा के बाद भाजपा का अगला प्रमुख बनने के लिए सबसे उपयुक्त दावेदार कौन है? और फिर वो बोलते हैं, क्या यह अनुराग ठाकुर जैसा कोई युवा नेता होगा या फिर भूपेंद्र यादव जैसा नेता जो ओबीसी समाज से आते हैं? देखिए, मैं बहुत फ्रैंकली कई बार आपको कह चुका हूँ कि भाजपा में किसका क्या अपॉइंटमेंट होगा, ये मोदी जी के आने के बाद ये कहना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। भाजपा में भी किसी से बात कर लीजिए, वो खुद ही जो दावेदार हैं, खुद ही स्पेकुलेट करते रहते हैं कि और कौन हो सकता है। ये बहुत कहना मुश्किल है इस चीज़ को। आदित्य ये भी जानना चाहते हैं, कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार कहाँ हैं? लोकसभा चुनाव के बाद वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। देखिए, जो कहते हैं ना कि अगर आप 20 साल तक हो और आप 20 साल के हो और आप कम्युनिस्ट नहीं हो, तो आप में दिल नहीं है, यू हैव नो हार्ट। और अगर 30 साल के हो गए और आप कैपिटलिस्ट नहीं बने, तो फिर में ब्रेन नहीं है। तो पता नहीं इसकी सच्चाई मैं नहीं जानता, मैं कह वो कहा जाता है। अब शायद कन्हैया कुमार भी शायद इसमें बिलीव करते हैं, इस थ्योरी में इसी की तरह चल रहे हैं। बिकॉज़ देखिए, एक कॉमरेड थे, आके जो कम्युनिस्ट जो कहती है बुर्जुआ पार्टी कही जाती है कांग्रेस को। लेकिन उसमें आने के बाद वो ऐसे समाये, मतलब पक्के कांग्रेसी बने हैं। उनको एनएसयूआई का चार्ज भी दिया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है एनएसयूआई में। मतलब आराम से इधर-उधर कहीं गए, रैली यहाँ एड्रेस किया, वहाँ रैली एड्रेस किया, हो गया बात खत्म। अब वेट कर रहे हैं कि पार्टी उनको और क्या देगी टाइप से। मतलब उनकी एक्टिविटी से तो वही लग रहा है। ग्राउंड पे अब देखिए, जब बेगूसराय से लड़े थे वो पिछली बार, दोबारा जाना चाहिए था, हार गए थे लेकिन अच्छे वोट से आए थे, कभी गए ही नहीं लौट के। फिर दिल्ली में इस बार उनको लड़ाया गया, फिर दोबारा वहाँ कहीं नहीं जा रहे हैं। एनएसयूआई में बात करेंगे, एनएसयूआई के जो वर्कर्स हैं, मतलब एक्टिविस्ट है, वो आपको बताएँ कि उनसे हार्डली कोई इंटरैक्शन ही नहीं होता। मतलब वहाँ भी एक ये केवल है कि मुझे यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, यहाँ रैली करवाओ, एड्रेस करो। हम बड़े नेता हैं तो अब हम कहाँ ग्राउंड पे और मतलब वो मूवमेंट, पब्लिक मूवमेंट पे ग्राउंड पे जाके कुछ एजिटेशन करें, कुछ करें। तो वही है कि अब एक बुर्जुआ पार्टी, बुर्जुआ जो कम्युनिस्ट कहते हैं कांग्रेस पार्टी को, उसमें जाके उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। कल हमारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम हाज़िर होंगे अगले सप्ताह।